राम राम। लोकतंत्र का पर्व आने वाला है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव है। समाज में आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्हें पता ही नहीं कि ये लोकसभा चुनाव क्या होता है, विधानसभा चुनाव क्या होता है। एक दो पार्टियों को जानते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और बाकी कौन कौन सी पार्टियां हैं, ये भी उनको जानकारी नहीं होती है। तो यह वीडियो जो है चुनाव में मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए बना रहा हूँ। राजनीति में कोई भी शत प्रतिशत ईमानदार नहीं होता। जो भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसे हमको वोट करना चाहिए। तो अब जो भी अवेलेबल कैंडिडेट है उसमें बेस्ट कैंडिडेट कौन से हैं, तो हम उनको किन पैरामीटर्स पे परखते हैं। आप लोग ने भी अपने मन में कुछ विचार बनाए होंगे कि किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन डेमोक्रेटिक सिस्टम पीपल गेट द गवर्नमेंट व्हाट दे डिजर्व। अगर हम राष्ट्रवादी सरकार चाहते हैं तो हमें राष्ट्रवादी सरकार मिलेगी, और फ्री पीस चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। अब दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल जी राजनीति में आने के पहले कहते थे कि मैं दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, बहुत सारी फाइलें लेके घूमते थे हर सभा में कि शीला दीक्षित के करप्शन के फाइलें हैं, ये हैं वो है, बहुत सारी, मतलब लोकपाल लाएंगे ये। लेकिन अभी आप देखेंगे कि उनकी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के केस में फंसी हुई है। उनके 8 मंत्री, 15 विधायक और एक सांसद भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। बहुत सारे जो घोटाले हो, जो दवा घोटाला, शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, जो उन्होंने शराब नीति में परिवर्तन करके नए लोगों को इसके लाइसेंस दिए, जिससे गली गली में शराब की दुकानें खुल गई और जो युवा वर्ग में शराब की लत बढ़ गई है। देखेंगे कि मतलब जो है शराब की दुकानों पे भीड़ लगने लगी, आसपास के इलाके के भी लोग शराब लेने के लिए दिल्ली में आने लगे, क्योंकि यहाँ पे एक के साथ में एक फ्री वाला भी सिस्टम था। तो केजरीवाल जी जो भी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि उन्हें भारत की जो गरिमा है, उसकी मर्यादा है, उसकी जो अखंडता है, उसकी बिना परवाह किए कुछ भी बोल देते हैं। अभी आज के ही मैं उनका एक भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है जल में जहर देके दिल्ली में जिनोसाइड कराना चाहती है। सोचिए, ये आईआरएस अधिकारी रहे हुए हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कैसे कैसे मतलब बयानबाजी कर देते हैं। जिनोसाइड, दिल्ली में बीजेपी जिनोसाइड कराना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी, मतलब मुझे तो हंसना आता है इनके वक्तव्यों को सुनकर। यही केजरीवाल जी जो कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, न मैं सरकारी बंगला लूंगा, न गाड़ी लूंगा। वही केजरीवाल जी अपने शीश महल पे करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके शीश महल बनाया हुआ है। 2014 में जब उनकी सरकार नहीं थी, तो जब एक बार अमेरिका गए थे तो वहां पे जो सिख फॉर जस्टिस के संगठन के जो प्रमुख थे, गुरवंत सिंह पन्नू, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर हैं, जिन्हें फांसी की सजा हुई है, उनकी रिहाई के लिए प्रयास करेंगे उनकी सत्ता अगर आती है। और इन्होंने जो है खालिस्तानी आतंकवादियों से विगत 10 वर्षों में करीब 133 करोड़ रुपए इन्होंने खालिस्तानियों से लिए हुए हैं, जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। तो अब सोचिए, 133 करोड़ खालिस्तानियों से लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा खालिस्तान के प्रति रहा हुआ है। आप देखोगे कि जो आम आदमी पार्टी का जो झंडा है, पहले उसमें सफेद कलर और नीचे नीला कलर हुआ करता था, लेकिन पार्टी बनाने के 10 साल बाद 2022 में उन्होंने अपने झंडे का कलर चेंज किया। किसी क्या मतलब उन्हें जरूरत पड़ेगी झंडे का कलर चेंज करने के लिए। अब आप देखोगे तो ऊपर में जो झंडे का है वो पीला कलर है और नीचे डार्क ब्लू में। जो खालिस्तान झंडे यूज करता है, 2 प्रकार के झंडे यूज करता है,
एक झंडा हूबहू इसी मतलब जो अभी के आम आदमी पार्टी का जो झंडा है वैसा ही दिखता है। कहीं न कहीं उनका जो होता है ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सपोर्ट दर्शाने के लिए उन्होंने झंडे का कलर बदला। और ये आम आदमी पार्टी जो है हमेशा वामपंथी सपोर्टर, लेफ्टी सपोर्टर रही हुई है। केजरीवाल खुद भी अपने आप को एनार्किस्ट कहते हैं, बहुत जगह पे आपने सुना होगा कि जो दिल्ली की अभी की वर्तमान जो मुख्यमंत्री आतिशी मालेना मैडम, जो अभी आतिशी सिंह के नाम पे लोगों से वोट मांग रही हैं। मालेना मैडम के जो माता पिता थे, वो संसद के हमले का जो आरोपी अफजल गुरु, उसकी रिहाई के लिए उन्होंने पूरे दिल्ली में साइनिंग कैंपेन चलाया। और जो डिप्लोमेट्स थे उनके उन्होंने साइन लिया कि उन्हें रिहा कराना है। सोचिए ये आतंकवादियों को छुड़ाने के प्रयास करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सही किया या गलत? और उनको जब अफजल गुरु को फांसी हुई तो उसकी शहादत के लिए इन्होंने शोक सभा भी रखा हुआ था, इनके माता पिता ने। इनका हमेशा से मतलब खालिस्तान कहीं ना कहीं मतलब कि जो वामपंथी विचारधारा से कहीं ना कहीं ये प्रभावित तो है। जब गुजरात चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय किया, तो वहां पे जो एक वामपंथी विचारधारा की जो सोशल वर्कर है मेधा पाटकर, उन्होंने उसको एज अ चीफ मिनिस्टर वहां पे प्रोजेक्ट किया। बहुत सारे जो है कि इनके केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने जो 2001 में एक परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाया था, तो उसको जो फोर्ड फाउंडेशन है कि डीप स्टेट्स वाला जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन से उनको पैसे मिलते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं कि सरकार जो भी कार्य करे उसके खिलाफ हमें विरोध करना है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि जो शाहीन बाग में जो प्रदर्शन था सालों से चला, NH-24 जाम करके रखा हुआ था, ये सब ऐसे नहीं हो गया। ये कहीं ना कहीं इसमें बाहरी शक्तियों का प्रयास, मतलब वहां से पैसे की फंडिंग होती है कि ये किया जाए कि जो भी सरकार कुछ राष्ट्र हित में कुछ कार्य कर रही है तो हमें विरोध करना है। तो उसी का ही ये नतीजा, जो शाहीन बाग 1 साल चला और NH-24 पेज भी जाम था, वो भी लगभग 1 साल तक चला। तो इसीलिए मतदान करने के पहले तो पहले हम सोचे कि हमारे राज्य के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, तो ये सब विषयों पर सोच के हमें मतदान करना चाहिए। तो एक मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ, कहानी नहीं ये फैक्ट है कि एक एनरॉन करके एक कंपनी है जो 90 के दशक में, जब अपना जो भारत का विकासकरण हो रहा था, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन चल रहा था, उस समय भारत के रत्ना मतलब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये प्रोजेक्ट लगाने वाली थी, पावर प्लांट था। लेकिन उस समय वहां के जो वामपंथी लोगों ने लोगों को एकत्रित करके, समाजवाद के नाम पे लोगों को एकत्रित करके कि ये जो प्रोजेक्ट आने से आप लोगों की जमीनें चली जाएंगी, लोगों को बहुत भड़काया और लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की ये कंपनी यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। जो एनरॉन कंपनी 38,000 करोड़ का वहां पे प्रोजेक्ट लगाने वाली, तो इतने भारी विरोध के कारण से एनरॉन को अपना प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा। और जब जब एनरॉन भारत छोड़ के चली गई, तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के खिलाफ केस दायर कर दिया कि हम जो वहां पे 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, भारत में विरोध के कारण से हम नहीं कर पाए, तो इसका हर्जाना जो है भारत सरकार हमें देना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट में जब ये इन्होंने केस फाइल किया इन्होंने कंपनी ने, तो उस समय भारत की तरफ से ये केस लड़ रहे थे हरीश साल्वे जी, जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस लड़ा हुआ था। उन्होंने 1 रुपए की फीस पे ये केस लड़ना स्वीकार किया। अब केस चल रहा था और दुर्भाग्यवश 2004 में जो बीजेपी की सरकार है वो चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हरीश साल्वे जी को, जो भारत की तरफ से ये केस लड़ रहे थे, उन्हें इस केस से हटा दिया गया और जो पी चिदम्बरम है
वो केस लड़ने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब पी चिदम्बरम जी को भारत सरकार में मंत्री पद मिला, तो इस कारण से उन्होंने भी ये केस छोड़ दिया। और उस समय पाकिस्तान के एक वकील थे जो इंटरनेशनल कोर्ट में कुरैशी करके, उन्हें ये केस दे दिया गया भारत की तरफ से लड़ने के लिए। कुछ सालों बाद दुर्भाग्यवश यह केस हम हार गए और भारत सरकार को 38,000 करोड़ रुपए एनरॉन कंपनी को देने पड़े। इसके अलावा जो कुरैशी थे उन्हें भी 13 करोड़ रुपए जो फीस के रूप में उन्हें देने पड़े। तो यह सब जो नुकसान हुआ, ये कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान, देश का पैसा बाहर गया। तो इन विषयों पे भी हमें सोचना चाहिए कि लोगों को भड़का के उस कंपनी को प्रोजेक्ट वहां पे नहीं लगने दिया। कंपनी वहां पे लगती तो वहां के आसपास के लोगों को ही रोजगार मिलता था, उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफी लोगों को रोजगार मिलता था और कहीं ना कहीं वो उस पूरे क्षेत्र का विकास होता था। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वोट करते समय इन विषयों पर भी हमें एक बार सोचने की जरूरत है। जो केजरीवाल जी की जो तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति रही हुई है, उसी के अब देखोगे कि दिल्ली में जो यमुना खादर है, मदनपुर खादर है, वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उन्होंने बसाया हुआ है। जो उनके विधायक है अमानतुल्लाह खान, फर्जी डॉक्यूमेंट्स से उनके वोटर आईडी बना के, घर बना के उन्हें वहां का रहवासी बना दिया। तो वो किसके हक का जो बिजली पानी ले रहे हैं, वो किसके हक का ले रहे हैं? हमारा ही आपका हक का वो ले रहे हैं। तो बहुत सारे अब देखोगे कि 2015 में जब उत्तर प्रदेश में अखलाक करके एक जो व्यक्ति था, उसकी जब मृत्यु हुई, तो उसको मिलने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए वो उसके घर जाते हैं और ट्वीट करते हैं कि जो भी मतलब। और दिल्ली में ऐसे बहुत सारे जो हिंदू युवकों की जब हत्या हुई, रिंकू शर्मा और तिवारी करके थे, बहुत सारे जैसे हिंदू लड़कों की, तो उनके मृत्यु पर, उनकी हत्या पर शोक व्यक्त करने नहीं जाते हैं। लेकिन इनका दोहरा चरित्र 2020 में जो दंगे हुए थे, उसमें जो उमर खालिद, शर्जील इमाम और ये ताहिर हुसैन जो दंगों के आरोपी थे, तो कम से कम 400 घरों को और 350 दुकानों को इसमें तबाह हो गई थी। लेकिन जो उन्हें मुआवजा मिला, जितने भी मुस्लिमों के दुकान और घर बर्बाद हुए, उन्हें तो मुआवजा मिला गया। क्या हिंदुओं के भी जो घर और दुकान हुए थे, उसमें जले हुए थे, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया? तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। जो कहते थे कि राम मंदिर की क्या जरूरत है, वहां पे अस्पताल बनने चाहिए, हमारी दादी नानी के घर मंदिर बनाना नहीं चाहिए, वही है उन्होंने द्वारिका में हज हाउस के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। विगत 7-8 सालों में वक्फ बोर्ड को सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने दिया हुआ, जो हमारे ये टैक्स के पैसे है। और बहुत सारे, अब इनके एक जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर, मतलब जो धर्मांतरण का एक मंच था, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता, इनकी पूजा नहीं करता हूँ। सार्वजनिक मंचों पर उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया और ये अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। इनके चरित्र को देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा हुआ हो। कुछ वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि 2021-22 में ही कि अगर मैं यमुना जी को साफ नहीं कर पाया तो 2025 के चुनाव में आप मुझे वोट मत दीजिएगा। ये वीडियो अभी भी अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो
कूड़े के पहाड़ है दिल्ली में, जैसे गाजीपुर का आपने देखा होगा कि जो कूड़े का पहाड़ है, जैसे ओखला में है और एक जगह पे है, ये सब खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी भी वो जस का तस बना हुआ है। और इस जो कचरे का पहाड़ है, इसके आसपास से 8 से 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसमें ऑक्सीजन की जो है क्वालिटी बहुत ही खराब है। वहां पे जल की भी क्वालिटी बहुत खराब है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे सीवर लाइन, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पीने का शुद्ध जल नहीं मिल पाता है। आपने देखते होंगे अक्सर कि उस इलाकों में टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। कहते थे कि हर घर नल हर घर जल पहुंचाएंगे, तो घर नल हर घर शुद्ध जल की बात तो छोड़ दीजिए। इतने साल हो गए कि उन्होंने जो पानी सप्लाई करने वाली जो पाइप्स है, बहुत जर्जर स्थिति में बहुत जगह पे हो गई है। कि हम यहाँ पे जनमत संग्रह की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है, लेकिन वो भी नहीं किया। इससे क्या होता है कि जो पानी की सप्लाई वाली लाइन है और सीवर लाइन है, दोनों एक साथ में डली हुई है। और जो पानी की लाइन जो जर्जर हो चुकी है, कहीं कहीं पे वहां पे फट गए हैं, तो उससे जो सीवर का जो सीवर है, वो भी पानी लोगों के घरों में जा रहा है। और वो दूषित पानी पी के लोगों में टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जो अभी उन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपए देंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया था लोगों से। और उनका मेन मकसद था लोगों का जस्ट डेटा कलेक्ट करना। अब उन लोगों को फोन कर करके कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो आपकी सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी, आपको जो बिजली का बिल फ्री मिलता है 200 यूनिट का, वो बंद कर देगी, बसों में जो यात्रा है वो बंद कर देगी। ऐसे ऐसे लोगों को डरा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने लगा, जो अभी चल रहा है वो तो होगा ही होगा। प्लस उसके अलावा जो बीजेपी सरकार ने कहा है कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, और 500 रुपए के गैस सिलेंडर, दिवाली जैसे त्योहारों पे फ्री में गैस सिलेंडर है। ये सुविधाएं बीजेपी सरकार भी दे रही है। और उसके अलावा कि राष्ट्रहित वाली एक राष्ट्रवादी सोच वाली आपको सरकार मिलेगी। कश्मीर से धारा 370 खत्म करना हो, श्री राम मंदिर बनाना हो, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार के अलावा किसी और सरकार आती तो संभव था उनके लिए करना? केजरीवाल जी ने हमेशा मतलब एक उनका मैं वीडियो देख रहा था कि उन्होंने विधानसभा में जो कश्मीर फाइल पिक्चर बनी हुई थी, तो उसके विषय में चर्चा करके बहुत हंस रहे, ठाके लगा के हंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडितों की जो उनकी दर्द को उनको इस पिक्चर में दिखाया गया, उसके ऊपर हंस रहे थे ये। अभी अपने आप को कट्टर हनुमान भक्त भी बताते हैं, अब तो कट्टर सनातनी बताते हैं केजरीवाल जी। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इन विषयों पर आप एक बार सोचिए, सोच के ही वोट कीजिए। और बहुत सारे हमारे बंधु ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि हमारे एक वोट देने से क्या हो जाएगा, हम तो नोटा दबाएंगे, कोई भी सरकार कुछ नहीं करती, कोई भी आए कुछ नहीं करती है। तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में भी एक बार आप सोचिए। 1946 में जो सियालकोट, जो पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, उसकी बहुसंख्यक जो आबादी थी वो हिंदू समाज की। और जब बंटवारे के समय ये हुआ कि सियालकोट भारत में होना चाहिए या पाकिस्तान में होना चाहिए, हालांकि वहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी, तो भारत के बड़े नेताओं का हुआ कि नहीं, ये तो भारत में शामिल होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के फेवर में जो थे, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। तो फिर एक दोनों में एग्रीमेंट ये हुआ कि हम यहाँ पे जनमत संग्रह कराएंगे, जो जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम निर्णय लिया जाएगा। तो जनमत का दिन निश्चय हुआ। और उस दिन वोटिंग के लिए
इस हम देखते हैं अक्सर मुस्लिम समाज में वोटिंग के लिए बहुत जागरूकता है, वो अपना एक भी वोट मिस नहीं करते हैं। सुबह 7 जैसे वो लाइन में लग गए। लेकिन जो हिंदू समाज है, वोटिंग के प्रति उनकी बहुत उदासीनता देखी जा सकती है। उनको लगता है कि पहले हम अपना घर का कार्य पूरा कर लें, फिर वहां पे जाएंगे। और इसी क्रम में जी, तो कुछ कुछ लोग तो वोट करने के लिए वहां पे गए, और उसके बाद में बाकी लोग अपना काम वाम निपटा के वहां पे गए तो देखे कि बहुत सारी लाइन लगी हुई है वोटिंग करने के लिए। मैंने सोचा कि इतने धूप में क्या लाइन लगाना, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, जब लाइन कम हो जाएगी तब आके वोटिंग कर लेंगे। और वो अपने घर चले गए, खा पी कर सो गए। सोने के बाद जब उठे तो देखे कि वोटिंग का जो समय समाप्त हो चुका था। तो ये है कि जो हम वोटिंग नहीं करते, हमारे वोट करने से क्या होगा, जो नोटा दबा देते हैं। सोचिए, बहुसंख्यक जो सियालकोट, हिंदू बहुसंख्यक सियालकोट वाला जगह था, वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि वहां पे जो मुस्लिमों ने एकजुट होकर पूरे वोट किए, और हिंदू ने तो 25-30% में वोट किए, 25% सोते रह गए, 25-30% ने सोचा कि हम बाद में कर लेंगे। इस चक्कर में वोटिंग नहीं हो पाया। तो सभी प्रयास कीजिए 100% मतदान हो, और राष्ट्रहित के विषयों में ध्यान रखकर मतदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम।